अभी न्यूज़ ये क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, यानी न्यूज़ ये है कि अभी हाल ही में जो आपका ह्यूमन राइट कमीशन है या मानवाधिकार परिषद है, उसने अपना 28th, देखिए पीएम एड्रेसेस, एक मिनट, पीएम एड्रेसेस एट 28th नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन फाउंडेशन डे प्रोग्राम। देखिए हमारा जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, हाल ही में उसने अपना अक्टूबर में, लास्ट में ये न्यूज़ मुझे कवर करनी थी लेकिन वो मैंने लिख के रखा था कि कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि रोज़ आप 5 ही कर सकते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बड़ी न्यूज़ पीछे रह जाती है, तो इसको डिस्कस करना ज़रूरी था। तो पॉलिटी की आज कल में कोई बड़ी न्यूज़ थी नहीं, इसलिए पहले की न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट है इसको आज मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। देखिए है क्या न्यूज़ कि जो भारत का ह्यूमन राइट कमीशन है या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद है, वो क्या कर रहा है, उसने हाल ही में अपना 28th नेशनल फाउंडेशन डे भी सेलिब्रेट किया है या फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। जब भी उसकी स्थापना हुई थी 1993 में, तो अभी उसकी स्थापना के 28 साल हो चुके हैं। तो हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है क्या और कैसे ये भारत में ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन करता है, मानवाधिकारों का संरक्षण करता है। तो चलिए समझते हैं ह्यूमन राइट क्या होते हैं और भारत में इसकी क्या शक्तियां हैं। देखिए अगर हम ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें तो ह्यूमन राइट कमीशन, अगर आप इसको ह्यूमन राइट्स समझो या हिंदी में मानवाधिकार समझो, तो हमको ये समझ में आता है कि एक ऐसा कमीशन जो मानव के अधिकारों का प्रोटेक्शन करता हो, ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन करता हो, मानव के अधिकारों का संरक्षण करता हो, कि कोई भी मानव के अधिकारों का हनन ना हो। अब हम अगर ह्यूमन राइट की बात करें कि भारत में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्यों स्थापित किया गया, तो इसके लिए हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि 1991 में एक डिक्लेरेशन या आप कह सकते हो एक प्रिंसिपल साइन हुए, जिन्हें हम कहते हैं पेरिस प्रिंसिपल, यानी फ्रांस की कैपिटल राजधानी में कुछ प्रिंसिपल साइन किए गए, या आप कह सकते हो कुछ प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया गया, और उन प्रिंसिपल्स को कहते हैं पेरिस प्रिंसिपल या पेरिस सिद्धांत। और इन सिद्धांतों में मेन फोकस किया गया था ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन पर, और देशों से कहा गया था, जो भी कंट्रीज वहां पर मौजूद थी उनसे कहा गया था कि आप अपने देश में ह्यूमन राइट के प्रोटेक्शन के लिए काम करिए। अगर उसके आगे हम बढ़ते हैं तो फिर पेरिस प्रिंसिपल को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 1993 में अडॉप्ट कर लिया गया, या आप कह सकते हो इसको स्वीकृति प्रदान कर दी गई। तो 1991 में पेरिस प्रिंसिपल जो ह्यूमन राइट से संबंधित थे उनको अडॉप्ट किया गया, बाद में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान कर दी गई। अब भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात के लिए भी फोकस कर रहा था कि भारत में भी ह्यूमन राइट का प्रोटेक्शन हो या मानवाधिकारों का संरक्षण हो। इसलिए भारत ने क्या किया, भारत ने 1993 में एक एक्ट पारित किया और एक्ट का नाम था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। और इस एक्ट के तहत या इस अधिनियम के तहत भारत में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना की गई। तो ये इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड था। अब बात ये आती है कि ये 1993 में जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद या कमीशन जो बनाया गया था, इसको 2 बार इसमें अमेंडमेंट किया गया है, संशोधन किया गया है। पहला अमेंडमेंट किया गया था 2006 में, और उसके बाद जो दूसरा अमेंडमेंट या संशोधन किया गया था वो 2019 में किया गया था। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में 2 बार अभी तक संशोधन किया जा चुका है। अब बात आती है कि ये है क्या। देखिए बेसिकली ह्यूमन राइट कमीशन है क्या, ये वॉच डॉग या प्रहरी की भूमिका निभाता है। प्रहरी किस चीज़ का, भारत में जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो नागरिकों के अधिकार हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए प्रहरी की भूमिका निभाता है। एज ए वॉच डॉग वर्क करता है, यानी देखता है कि कहाँ पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, फिर उनकी सुरक्षा के लिए काम करता है। ह्यूमन राइट कौन से, जो भी ह्यूमन राइट्स बहुत सारे इंटरनेशनल जो डिक्लेरेशन आ चुके हैं उसमें मेंशन्ड हैं, या भारत के संविधान में जिन भी ह्यूमन राइट्स की बात की गई है, तो लगभग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद उन्हीं ह्यूमन राइट्स या मानवाधिकारों के संरक्षण का प्रयास करता है। जैसे राइट टू लाइफ हो गया, राइट टू डिग्निटी हो गया, यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हो गया। तो जितने भी भारत में अधिकार दिए गए हैं
राइट अगेंस्ट वायलेशन हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, तो वो सारे अधिकारों का संरक्षण भारत में कौन करता है? भारत में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC करता है। पहली चीज तो ये हो गई। अब बात आती है कि इसमें कितने मेंबर होते हैं, या दूसरे शब्दों में टेक्निकल वर्ड में बोले तो इसका कंपोजिशन क्या है। तो अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसके कंपोजिशन में 5 मेंबर होते हैं, 1+4, यानी जो ये 1 मेंबर है ये इसका चेयरमैन होगा, और ये जो है वो अदर मेंबर या अन्य सदस्य होंगे। तो पहली चीज MEMBERS, तो पहली चीज हमको ये याद रखनी है कि कुल इसमें 5 मेंबर होते हैं, जिसमें से एक मेंबर चेयरमैन होगा, और जो अन्य 4 मेंबर होंगे वो उनको हम अन्य सदस्य या अदर मेंबर बोलते हैं। अब जो ये इसका चेयरमैन होता है, जो इसका हेड होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का, तो 2019 के पहले तक ये प्रोविज़न था, ये प्रावधान था कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो चेयरमैन होगा वो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है, या CJI जिसको बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जब वो रिटायर हो जाएगा तो उसे ही नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन बनाया जाएगा। लेकिन जब प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 को 2019 में दूसरी बार अमेंड किया गया या संशोधित किया गया, तो इसमें एक प्रोविज़न जोड़ दिया गया कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रिटायर हो चुका है वही नहीं हो सकता है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जो अदर जजेस हैं वो भी इसके चेयरमैन हो सकते हैं। तो अभी इम्पॉर्टेंट ये है कि 2019 के पहले तक केवल रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद का चेयरमैन हो सकता था, लेकिन 2019 के अमेंडमेंट के बाद अब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट का कोई अदर जज या अन्य न्यायाधीश भी इसका चेयरमैन हो सकता है। अब अगर हम जानें कि अपॉइंटमेंट इसका कैसे होता है, तो इसके अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करें तो ये जो भी सदस्य हैं ये एक प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, यानी जो भारत का प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति होता है इसके द्वारा इसके सदस्य अपॉइंट किए जाते हैं। तो क्या राष्ट्रपति अपने आप अपॉइंट करता है? बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति को एक 6 मेंबर कमेटी जो है रिकमेंडेशन देती है, और इसी कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर प्रेसिडेंट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के सदस्यों को अपॉइंट करता है। अब इन 6 मेंबर में शामिल कौन होता है? इसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यानी पहली चीज याद रखिएगा कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो चेयरमैन है या मेंबर्स हैं, इसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। क्या प्रेसिडेंट अपने आप अपॉइंटमेंट करता है? तो बिल्कुल नहीं, प्रेसिडेंट अपने आप अपॉइंटमेंट नहीं करता है। इस बात को याद रखिएगा। प्रेसिडेंट एक 6 सदस्यीय समिति के सिफारिश के आधार पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। अब इसमें कौन कौन शामिल होता है? पहली चीज तो यह है कि इसका जो हेड होगा, इस कमेटी को हेड कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर। दूसरी बात, इसमें लोकसभा स्पीकर भी होगा। तो इसमें कौन होगा? इसमें होगा आपका लोकसभा स्पीकर। और अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो लोकसभा स्पीकर के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 93 वर्णित है। वहां पर लोकसभा स्पीकर का मेंशन किया गया है, यानी 93 में साफ साफ है लोकसभा स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। दूसरी बात अगर हम देखें तो लोकसभा स्पीकर के बाद इसमें डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी ये थोड़ा सा अंतर समझिएगा कि लोकसभा का अध्यक्ष है और राज्यसभा का सभापति नहीं है, उपसभापति है ये चीज। चौथा मेंबर कौन होगा? लीडर ऑफ अपोजिशन, यानी विपक्ष का नेता जो है लोकसभा में। पांचवा मेंबर लीडर ऑफ अपोजिशन या विपक्ष का नेता जो होता है वो राज्यसभा में। और छठा मेंबर होता है यूनियन होम मिनिस्टर या गृह मंत्री। तो अब हमको क्या समझ में आया? हमको ये समझ में आया कि राष्ट्रपति जो 6 मेंबर्स कमेटी होती है उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष और दूसरे सदस्यों के या चेयरमैन या अदर मेंबर्स की अपॉइंटमेंट करता है। इस कमेटी में 6 सदस्य शामिल होते हैं। भारत का प्रधानमंत्री इस कमेटी को हेड करता है। इसके अलावा लोकसभा का स्पीकर इसमें होगा, साथ ही साथ राज्यसभा का डेप्यूटी चेयरमैन होगा, लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन होगा,
लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा और यूनियन होम मिनिस्टर या केंद्रीय गृह मंत्री इस समिति में शामिल होंगे और इसी समिति के सिफारिश के आधार पर जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसके चेयरमैन और अदर मेंबर्स की अपॉइंटमेंट होती है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि इनका टेन्योर क्या होता है। तो अगर हम इनके टेन्योर की बात करें तो इनका टेन्योर होता है 3 ईयर या फिर 70 ईयर्स, यानी मैक्सिमम देखिए इनका जो कार्यकाल होगा वो 3 साल का होगा या 70 वर्ष की उम्र होगा, जो भी पहले पूरा हो जाएगा। यदि कोई मेंबर गद्दी पर बैठा या चेयरमैन हुआ या मेंबर हुआ और उसने 3 साल पूरे कर लिए और उसकी उम्र 70 नहीं हुई है तब भी उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि कोई सदस्य इसका बना 69 में, तो फिर 69 70 जैसे पूरा होगा तो 2 ही साल हो सकता है इसका कार्यकाल हो, तो मैक्सिमम 3 साल है, या फिर 70 वर्ष की उम्र जो भी पहले कंप्लीट हो जाएगा वही इसका कार्यकाल होगा। तो टेन्योर में हमने ये समझा। एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि जो प्रेसिडेंट है, इंडिया का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो इनको हटा सकता है, यानी जो भी इसके मेंबर्स हैं उनको उनके पद से हटा सकता है। तो टेन्योर पूरा होने के अलावा अगर हम बात करें तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर्स को भारत का राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसके पद से हटा सकता है। तो प्रेसिडेंट हटा सकता है, प्लस 3 साल टेन्योर है या फिर 70 साल की उम्र है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अब अगर हम देखें कि नेशनल ह्यूमन राइट जो कमीशन है इसके रोल और फंक्शन क्या है, तो सबसे पहले आप ये जान लो कि ये भारत में सिविल कोर्ट की या सिविल न्यायालय की शक्तियां रखता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही है कि ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि क्या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन सिविल कोर्ट की पावर्स रखता है, तो बिल्कुल रखता है, यानी भारत में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन सिविल न्यायालय की शक्तियां रखता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हम बात करें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की, तो जब भी ये कहीं पर ह्यूमन राइट्स के वायलेशन की जांच कर रहा होगा कि अगर कहीं पर मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वहां पर मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच कर रहा होगा, तो वहां पर वो सेंट्रल एजेंसीज जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, चाहे वो केंद्र की हों या किसी राज्य सरकार की हों, उनसे सहायता प्राप्त कर सकता है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट है, इनके जो पावर्स एंड फंक्शंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट वो ये है कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है वो केवल उन्हीं मामलों को उठा सकता है जो 1 वर्ष के मतलब जिनका मैक्सिमम टाइम 1 वर्ष से कम हुआ है। यानी अगर कोई घटना हुई, कहीं पर मानवाधिकारों का या ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है और उस घटना को 1 वर्ष से अधिक हो गया है, तो फिर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन उस मामले को नहीं उठा सकता है। अगर उसको घटना को घटे हुए 10 महीने हुए, 11 महीने हुए, तो वो उठा सकता है। तो एक्सपायरी डेट जो है किसी भी मामले की नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के रेफरेंस में या संदर्भ में वो 1 वर्ष है। तो 1 वर्ष से कम के जो मामले होंगे उनको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन उठा सकता है, और वो सभी मामले जो 1 वर्ष से अधिक हो चुका है जिनको घटे हुए, वहां पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन किसी भी प्रकार का कोई भी मामला उठा नहीं सकता है। इसके अलावा हम देखें कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की भारत में कभी कभी आप देखोगे बहुत ज़्यादा आलोचना होती है। तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद की या राष्ट्रीय मानवाधिकार कमीशन की आलोचना क्यों होती है। पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ क्या करे, आप देखोगे तो ये सिर्फ जांच करता है किसी भी घटना की। अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो इसके पास किसी भी व्यक्ति को पनिशमेंट देने की कोई पावर नहीं है। साथ ही साथ अगर कहीं पर ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है तो इनके पास किसी भी प्रकार की कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति देने की शक्ति नहीं है। तो इस बात को याद रखना। दूसरी लिमिटेशन क्या है कि अगर कभी आर्म्ड फोर्स या सशस्त्र सेनाओं के जो सेनाओं के लोग हैं, अगर वो ह्यूमन राइट का वायलेशन करते हैं तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर पाता है। तीसरी लिमिटेशन क्या है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा जब ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है तो बेसिकली उस पे इनकी जो पावर है वो लागू होती है। अगर कोई प्राइवेट पार्टी ह्यूमन राइट का वायलेशन करती है तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन उस पर बहुत ज़्यादा जांच नहीं कर पाता है या उसको जांच करने में सक्षम नहीं है। तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। तो ये हमने बहुत विस्तार से पढ़ लिया है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन।